ओके, नाउ लेट्स जस्ट थोड़ा वर्क पावर एनर्जी वाला अब आ जाएगा सेक्शन। वर्क पावर energy. Okay, how do we define power? Power is defined as work done per unit time. Work done per unit time. An electric car is powered by a motor. The car is traveling at a constant, और आंसर तो टू सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। हमार आंसर टू सिग्निफिकेंट फिगर में देना थ्योरी में, बट सर व्हाट अबाउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी? अगर हमने उसकी वैल्यू लिखनी हो तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही। अच्छा, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू आपने देनी होती है, अगर तो आपके पास जो पिछली वाली अनसर्टेनिटीज जो है वो अगर टू सिग्निफिकेंट पे है तो आप अपनी वैल्यू भी टू में दोगे। अगर वन सिग्निफिकेंट में दी होंगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यूज तो आप वन सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे। ठीक है, द रेस्ट ऑफ ऑल द आंसर्स have to be two significant figures. Okay, so an electric car is powered by a motor. Car is traveling at a speed of 35 along a straight horizontal road as shown in figure 3.1. Car has a total resistive force of 1750. Calculate power transmitted to the wheels of the car by the motor. देखो बेटा, जब भी वो आपसे ये कहेगा कि कांस्टेंट स्पीड है तो आप M1 के तरीके से कर सकते हैं। यस, आप वर्क पावर एनर्जी अगर आप M1 के अंदर जो यूज कर रहे थे यू कैन यूज दैट। पावर का फॉर्मूला F इंटू वी। फोर्स कितनी है 1750, वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है 35, तो ये आ जाएगा 6.1 इंटू 10 की पावर 4 वॉट। अगले पार्ट में कहते हैं कैलकुलेट द यूजफुल वर्क डन बाय द मोटर व्हेन द कार ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 17 किलोमीटर। सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है force into distance covered in the direction of the force. So we have to calculate the work done. तो फोर्स हमारे पास है 1750, डिस्टेंस किलोमीटर में कन्वर्टेड इनटू मीटर, मल्टीप्लाई इट विथ 1000, तो ये आ जाता है 17,000। तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 7, जाओ 3 टाइम्स 10 की पावर 7 जाओ। Potential difference across the motor has a constant value of 600 volt and the motor has an efficiency of 85%। 85% है, or you can consider it as 0.85। Efficiency is denoted with small n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट। यूजफुल पावर आउटपुट ओवर टोटल पावर इनपुट। ठीक है, ओके। सो अब हमारे पास देखो बेटा, जो आई डोंट अंडरस्टैंड इसमें क्या क्या पुट करना होता है। कौन सा फॉर्मूला? ये एफिशिएंसी वाले की बात कर रहे हो कि वर्क डन पिछले वाले में से किसी का पूछ रहे हो? एफिशिएंसी का। ओके, हाँ मैं वही बताता हूँ। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल पावर आउटपुट ओवर यू टोटल पावर इनपुट। अब देखो बेटा, अब आपके पास जो रेजिस्टिव फोर्स है वो 1750 है, और उसकी वजह से गाड़ी जो स्पीड से ट्रैवल कर रही है वो 35 है। ठीक है, तो ये जो आपने पावर निकाली है ना, पावर ट्रांसमिटेड टू द व्हील्स ऑफ द कार बाय द मोटर, बाय द मोटर, तो ये मेरे पास यूजफुल पावर आउटपुट है।
यूजफुल पावर आउटपुट है। तो अगर मुझे पावर इनपुट निकालनी है, मैं इन दोनों की जगह स्वैप कर देता हूं। टोटल पावर इनपुट वुड बी इक्वल टू पावर आउटपुट ओवर एफिशिएंसी। पावर आउटपुट आई थी 6.1। अच्छा, ये मर्जी होती है। मैंने इसको ना परसेंटेज खत्म करके मैंने फ्रैक्शन वाली लिख ली है ना, तो वो ज्यादा इजीली यूज होगा। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो फिर एफिशिएंसी आप 85% ही लोगे। तो ये आपकी चॉइस है। तो ये आ जाएगा 6.1 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी इज 0.85। ठीक है, इसको आप 6.1 डिवाइडेड बाय 0.85 करो तो ये आ जाता है 7.18 इंटू 10 की पावर 4 वॉट। अब देखो, अब जो इनपुट पावर है ना, वो है जो पावर सप्लाइड बाय द मोटर। देखो बेटा, अगर आप एफिशिएंसी की वैल्यू 0.85 लेते हो ना, फिर आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इधर 85% ही लेते हैं तो फिर आपको उधर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ना था। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप इधर एफिशिएंसी 85% लेते तो फिर वहां पे 100 होता लाजमी। अच्छा, अब देखो, पावर सप्लाइड बाय द मोटर, उसने वोल्टेज दी हुई है, करंट मांगा हुआ है। पावर का फॉर्मूला होता है वी आई या आई वी, जैसे भी याद किया, वोल्टेज इंटू वोल्टेज टाइम्स करंट। करंट इज इक्वल टू पी ओवर वी। पावर आई है 7.18 इंटू 10 की पावर 4। वोल्टेज है 600। इन्हें डिवाइड किया तो आपके पास करंट आ जाएगा 120 एम्पेयर आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द करंट। अगर आप लोगों को एफिशिएंसी वाली वो चीज में कंफ्यूज कर रहा है तो बस ये याद रख लो बेटा, एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, यूजफुल पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट टाइम्स 100%। अगर लेता हूं यहाँ पे, तो जब आप फिर एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करोगे तो फिर आप 85% ही लोगे यहाँ पे। तो मैंने, क्योंकि वो परसेंटेज मुझे उधर ना ऐड करना पड़े, मैंने उसको फ्रैक्शन में कर लिया था। ठीक है, मैंने ये किया था और ये आ जाता है 6.1 इंटू 10 की पावर 4 ओवर पावर इनपुट टाइम्स 100%। तो भाई ये 85 और इनकी जगह स्वैप करके तो कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो सेम आएगा आंसर। Car in part B now reaches a slope as shown in figure 3.2. The car continues down the slope at the same speed as in part B. State and explain the effect, if any, of the slope on the air resistance acting on the car. अब आपसे कह रहा है कि कार जो है वो डाउन द स्लोप जा रही है एट द सेम स्पीड। तो बताओ, एयर रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट होगा? देखो, एयर रेजिस्टेंस सिर्फ तब चेंज होती है अगर स्पीड कम या ज्यादा होती। तो अगर स्पीड इंक्रीज होती तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती, पर क्योंकि सेम स्पीड है सो एयर रेजिस्टेंस स्टेज द सेम। एयर रेजिस्टेंस इज सेम एज स्पीड इज सेम। अब आपसे ये दूसरा वो पूछ रहे हैं, बताओ करंट इन द मोटर। ठीक है, तो करंट जो है, देखो, जब डाउन द स्लोप आप जाते हो ना, तो एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है एडिशनल। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज योर कंपोनेंट ऑफ द वेट। ठीक है, तो डब्ल्यू साइन थीटा
बी डाउनवर्ड एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब वो वेट की वजह से खुद से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मोटर को कम पावर जनरेट करनी पड़ेगी, और कम पावर जनरेट करने का मतलब है कि उसको लेस करंट रिक्वायर्ड होगा मोटर को, ठीक है, एज component of weight acts downwards, hence less power and current। मतलब ये एक जनरल सी बात है ना, कि जब आप गाड़ी पे ड्राइव करते हुए डाउन द स्लोप जाते हो, तो आप उतना ज्यादा स्पीड पे प्रेस नहीं करोगे। रीजन क्या है कि उसका जो वेट का एक कंपोनेंट होता है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करके एक एडिशनल फोर्स दे देता है। तो इसका मतलब है इंजन को उतनी पावर नहीं प्रोड्यूस करनी, और उतनी पावर ना प्रोड्यूस करने का मतलब है कि उतना करंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को सबको? ठीक है। सो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा मतलब वेव्स वाली साइड की तरफ, ठीक है। सो अब वेव्स एंड द सुपरपोजिशन, वेव्स एंड सुपरपोजिशन। अच्छा बेटा, अगर तो किसी ने मतलब वेव्स और सुपरपोजिशन या करंट इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स मतलब नहीं किया हुआ, मैंने ना अभी एक एंड वाले वीक में रिवीजन क्लासेस करवाई थी। 3 लेसन्स में मैंने पूरा वेव्स और सुपरपोजिशन करवाया हुआ है विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। आप लोग एक दफा वो देख लेना। 3 लेसन्स में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स भी करवाया हुआ है, एक दफा उनकी वीडियोस भी वॉच कर लेना 2x की स्पीड पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों का मतलब काफी हद तक कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, नाउ स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का क्या होता है कि व्हेन टू वेव्स, सर अभी तक कितने चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं हमने? बेटा हमने काफी ज्यादा कर लिए हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटीज और एसआई बेस्ड यूनिट्स की है। We are done with kinematics. We are done with dynamics. We are done with work power energy. We are done with deformation of solids. We are done with moments and stuff. So we are almost done with 6 chapters. तो अब हमारे पास जो रह गया वेव्स और सुपरपोजिशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी डीसी सर्किट्स, और जो लास्ट हमारे पास है दैट इज पार्टिकल फिजिक्स। ओके, सो ये वाला पार्ट हमारे पास पोर्शन जो है दैट इज लेफ्ट। ओके, एंड प्लीज 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 बेटा, ये जो भी क्वेश्चंस मैं क्लास के अंदर सॉल्व करवा रहा हूँ, अगर तो आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो परफेक्ट, एक्सेलेंट। अदरवाइज प्लीज ये वर्कशीट में ये पूरी एज इट इज आई एम गोइंग टू शेयर इट इन द ग्रुप। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इसको दोबारा सारे क्वेश्चंस को एक दफा सॉल्व करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एग्जाम के अंदर आप कम से कम 50 to 60% आपका पेपर जो है यू विल बी एबल टू डू दैट इंशाल्लाह, मतलब मोर देन दैट। बट ये मैं आपको बहुत बॉटम लाइन उसकी बता रहा हूँ। ओके, बाकी थ्रू आउट मतलब ड्यूरिंग preparations if you have any problems, any queries, please feel free to discuss it with me. And one more thing, I'll be taking another workshop for P1, उसमें तो अभी हमारे पास टाइम है काफी। Okay, now state the principle of superposition. So when two waves travel and meet at a point, so the resultant wave has a displacement which is equal to the sum of individual displacements. When two waves meet,
resultant displacement is the sum of individual displacement. ओके, सो जब दो वेव्स ट्रैवल कर रही होती है, मैंने ये बताया था एक बेसिक चीज, एक ये वेव है, एक ये वेव है। जब ये दोनों मीट करेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब इन दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता। सो दिस इज A1 plus A2. This is your superposition principle. Light of wavelength, अब आपके पास ये वेवलेंथ गिवन है, लेमडा गिवन है, ठीक है। सो लेमडा इज दिस, और ये क्या दिया हुआ है 0.166। ये आपके पास दो स्लिट्स हैं या दो गैप्स हैं, और स्लिट सेपरेशन ये मिली में दी हुई है। अगेन मिली के लिए मल्टीप्लाइड विथ 10 की पावर -3, एक इसके इक्वल है 0.16 इंटू 10 की पावर -3। The double slit and the screen are parallel. Separation of the slits in the double slit arrangement is this. Resulting interference pattern on the screen contains 9 dark fringes. ठीक है? Between two consecutive dark fringes, this is equal to 1 fringe separation. अब ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो x किसके इक्वल है? 3.2 centimeter divided by 8, and that is 0.4 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, 0.004 मीटर। ठीक है, दिस इज योर वेवलेंथ, ए इज योर स्लिट सेपरेशन, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड द स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन slits and screen, x होता है fringe separation, fringe separation, दो फ्रिंजेस के दरमियान का गैप। ठीक है, सिर्फ दो डार्क फ्रिंजेस के बिटवीन एक्स लेना होता है। अच्छा, एक्स कैन बी इक्वल टू दो डार्क फ्रिंजेस के इक्वल का डिस्टेंस, या दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का भी आप ले सकते हो। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान की ले लो लेंथ, या दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान। अब वो कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ द फर्स्ट एंड दिस, कैलकुलेट डी, डी निकालना है। अब ये 1 मार्क तो स्ट्रेट अवे अगर आप ये फॉर्मूला लिख देते हो, लेमडा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर बी, लेमडा इक्वल्स टू ए एक्स ओवर कैपिटल डी, डी और लेमडा की जगह स्वैप कर दो। लेमडा कितना था, एक ए की वैल्यू है 0.16 इंटू 10 की पावर -3, एक्स किसके इक्वल है 0.004, और इसकी वेवलेंथ कितनी है 7.2 इंटू 10 की पावर -7। सो वंस यू हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज बेटा, तो डी की वैल्यू आ जाती है 0.89 मीटर, 0.89। The slit separation is now gradually decreased from 0.16 millimeter to 0.04 millimeter. तो ये जो A है ये कम कर रहा है। Distance between center of adjacent dark fringes is x. On figure 4.3, sketch the variation of x with slit separation.
अब देखो, अब देखना है हमने एक्स और ए का रिलेशन देखना है कि क्या है। फॉर्मूला है लेमडा इक्वल्स टू ए एक्स ओवर डी। तो यहाँ पे ए को मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं, लेमडा डी ओवर एक्स इज इक्वल टू ए। अब लेमडा और डी कांस्टेंट है, तो इससे हमें ये पता लगता है ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है। अब देखो, जब स्लिट सेपरेशन 0.16 थी, एक्स की वैल्यू क्या थी, 0.4 सेंटीमीटर। तो 0.16 पे 0.4 सेंटीमीटर है। अब देखो, अगर मैं ए की वैल्यू हाफ कर देता हूं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, डबल। तो 0.16 का हाफ होता है 0.08, और 0.4 का डबल हो जाता है 0.8। से अगली में आनी थी। ठीक है। सो ये जो इनवर्स रिलेशन हमने फाइंड किया है, तो अगर ए हाफ होगा, ए इज हाफ्ड एक्स डबल। सो ये आ गया। अब 0.08 का हाफ 0.04, तो 0.04 और ये आ जाएगा 0.8 का डबल, 1.6 पे चला जाएगा ये इधर। तो आपके पास ये कर्व आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। तो अगर आप ए की वैल्यू हाफ करोगे, तो अगर मैं 0.16, मैं एक टेबल ले लेता हूं ए और एक्स का। जब ए की वैल्यू 0.16 थी, एक्स था 0.4। अब जब मैंने ए की वैल्यू हाफ की है 0.08, तो 0.4। और जब 0.08 का हाफ किया 0.04, तो ये सॉरी, इसका डबल 1.6 हो गया। ठीक है। तो ये दिस इज हाउ यू कंप्लीट द टेबल। और ये आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम इसे कहते हैं ना। ठीक है। दो वेव्स होती हैं, दोनों वेव्स जब दोनों गैप्स में से पास करती थी, दे बोथ इंटरफेयर, दे बोथ मीट, और उनके जो एम्पलीट्यूड्स होते थे, वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव्स। आई होप ये मतलब क्लियर है सबको कि अगर ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, या ओके। With reference to the direction of transfer of energy, compare the oscillations of transverse and longitudinal wave. Transverse wave में जो particles हैं, they vibrate perpendicular to the wave direction. Transverse में, ठीक है, vibration of particles is perpendicular to the wave direction. और longitudinal में vibration of particles is parallel to wave direction. ठीक है। So this is what we have to, vibrations okay।
अब अगले में हमारे पास बेटा a pipe is open at one end and closed at the other end with a piston. The piston can slide freely and is at a distance of this from the open end of the pipe. ठीक है? So this is actually what this is the formation of a stationary wave. A loudspeaker is positioned near the open end of the pipe and emits a sound wave of a single constant frequency. Stationary wave is formed in the pipe. ये जहाँ पे ये वेव मीट कर रही होती है, ये नोड होता है, वी डिनोटेड विद कैपिटल एन, और ये जो ओपन एंड्स है यहाँ पे एंटी नोड्स हैं. सो दिस इज योर एंटी नोड. ठीक है? जो एंटी नोड होता है. अच्छा, स्टेशनरी वेव की वैसे डेफिनेशन क्या होती है, या स्टेशनरी वेव फॉर्म कैसे होती है? Stationary wave is formed when two waves of equal amplitude amplitude, frequency, wavelength, wave speed, travel in opposite direction and meet at a point. ठीक है? So the net transfer of energy becomes zero, or the resultant amplitude becomes zero. Becomes zero, or net transfer of energy is zero. ठीक है? So this is actually, अच्छा, अब इसका मतलब ये है बेटा कि ना, let's say we have two sine waves. हमारे पास दो साइन वेव्स हैं. वन, ओके. अब एक और वेव है जो सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम स्पीड, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है. ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. जब ये दोनों वेव्स मीट करेंगी तो यू कैन सी कि इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ऊपर वाले का पॉजिटिव है, नीचे का नेगेटिव है, वो कैंसिल आउट कर देगा. तो यहाँ पे एक नोड आता है जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वो एंटी नोड है. तो नोड टू एंटी नोड जो है वो क्वार्टर वेवलेंथ के इक्वल होता है. नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है डिस्टेंस. ठीक है? ओके. अब उसने नोड टू एंटी नोड का डिस्टेंस दिया हुआ है ये. तो इसका उसने कहा है फिगर ड्रॉ लेटर ए एट द पोजीशन ऑफ एन एंटी नोड. तो ये हमने एंटी नोड की पोजीशन मार्क कर दी है. अब देखो, अब नोड टू एंटी नोड गिवन है, तो ये जो डिस्टेंस है ये लेमडा बाय 4 के इक्वल है. लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर -2. लेमडा is equal to 4 times 4.5
इंटू 10 की पावर -2। सो यहां से हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। 4 5s are 20, 0 to carry, 4 4s are 16, 17, 18, 18.0 इंटू 10 की पावर -2, और ये बेसिकली आ जाएगा 0.18। अब स्पीड गिवन है, फ्रिक्वेंसी चाहिए, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ इज इक्वल्स टू v ओवर लेमडा। v is 340 divided by 0.18, so we get 1900 hertz. This is how we calculate the frequency of ये क्या कहते हैं, v is equals to f lambda। तो ये फॉर्मूला भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा। याद रखो नोड और एंटी नोड कब और कैसे मतलब फॉर्म होता है। ठीक है, ये जहां पे वेव मीट कर रही होती है वो नोड होता है, और जहां पे ओपन एंड होता है वो हमेशा एंटी नोड है। यस, ठीक है। लेट्स से ये है ना, अगर इस तरह से दिया हो, कहे ये है, तो बेटा इस पे कितने नोड है, इधर भी नोड है, इधर भी नोड है, ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है। ठीक है, तो अगर लेट्स से ये वाला पूरा एक लेंथ दी हुई हो, 6 × 10 की पावर -2 मीटर दी हुई है, तो नोड से नोड तक का होता है λ/2, नोड से एंटी नोड होता है λ/4। तो ये λ/2 प्लस λ/4 क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम, ये आ जाएगा 3 λ/4। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये 3 λ/4 के इक्वल हो जाए, और यहां से आप पे लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, इंटू 4, 4/3। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर से बता दें, ओके। देखो बेटा, ये शेप है, ये जहां पे वेव्स मीट करती हैं वो नोड होता है, और जहां पे मतलब वेव्स दूसरे से मैक्सिमम दूर होती हैं वो दोनों पॉइंट्स एंटी नोड है। नोड और एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 के बराबर है। ठीक है, तो आप वहां से लेमडा लेमडा वेवलेंथ होती है, तो आप वहां से लेमडा कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज है। वो कहते हैं कि द पिस्टन इज मूव्ड टू द लेफ्ट, the frequency of the sound wave emitted by the loudspeaker is then changed so that a stationary wave is formed with the same number of antinodes as in figure 4.1. State and explain the change that is made to the frequency of the sound wave। तो बेसिकली देखो बेटा, कह रहा है पिस्टन को लेफ्ट मूव किया, ये यहां पे था, यहां से उठा के इधर ले आया हूं मैं पिस्टन। तो जब आप पिस्टन इधर ले आओ और वो कहते हैं कि जी ये सेम नंबर ऑफ एंटी नोड्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ, देखो ये वाला डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये डी बढ़ गया। अब क्योंकि नोड है और इधर एंटी नोड है, λ/4 इज इक्वल टू डी, लेमडा इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी। अब डी बढ़ रहा है तो मतलब उसकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि उसने कहा है फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज देन चेंज्ड। ठीक है, तो आप उसको ये कहोगे कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड
increases. Hence, wavelength increases. इसकी वजह से वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी. अब फॉर्मूला है V equals to F lambda. V over F is equal to lambda. Lambda is inversely proportional to frequency. अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी अगर उसकी स्पीड सेम है. ठीक है. वेव स्पीड is same, hence frequency decreases. तो ये चीज आपको इस तरह से पता लगेगी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी they have an inverse relation provided the wave speed is kept constant. Okay, so I hope it's clear to everyone now. अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है. दिस इज बेस्ड ऑन दी पोलराइजेशन. अच्छा, पोलराइजेशन वाला मैं बताने से पहले मैं एक फॉर्मूला और बता दूं. ठीक है. वो जो फॉर्मूला था एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ एस. या ये एक फॉर्मूला होता है वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ एस. ठीक है. अच्छा, ये दो फॉर्मूलाज कब यूज करते हैं? जब आप टूवर्ड्स ऑब्जर्वर जाते हो तो उसकी वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है. सो वी यूज दिस फॉर्मूला. टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम observer. FO is your observer's frequency. FS is the source frequency. V is the speed of sound in that medium. And Vs is the speed at which the source is moving. ठीक है. तो अगर तो ट्रेन के करीब जा रहा होगा तो फिर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे. मतलब अगर आप दूर जा रहे होंगे दोनों तो ये फॉर्मूला यूज होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव पोलराइजेशन. ठीक है. Polarization is a phenomena associated with light waves but not with the sound waves. State the meaning of polarization. ठीक है. So oscillations are in a single direction which is perpendicular to the direction of propagation. Redshift or blue shift की हाँ जनरली मतलब we can ask you about the redshift or blue shift and Doppler's effect की डेफिनेशन पूछेगा अगर वो पूछता भी है तो. ठीक है. तो डॉपलर्स इफेक्ट यही है कि अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर तो वेवलेंथ decreases and frequency increases, and if they are moving away from each other then it's vice versa. Okay, now state the meaning of the polarization. Oscillations are in a single direction. ठीक है. Which is perpendicular to the direction of propagation of wave, which is perpendicular to the direction of propagation of wave. Now, please remember, beta, कि
only the transverse waves can be plane polarized. Longitudinal waves cannot be plane polarized. Suggest why light waves can be plane polarized. क्योंकि जो light waves हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव, और जो साउंड वेव्स हैं दे आर longitudinal waves. Longitudinal wave. And only transverse waves can be plane polarized. ठीक है, ट्रांसवर्स में ये पार्टिकल्स ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे होते हैं और ये आपने आगे पोलराइजर रख देते हो तो ये उससे मतलब पास करके, तो ये मतलब एक ही उसमें, तो ऑक्सीलेशंस आर इन अ सिंगल डायरेक्शन which is perpendicular to the direction of the propagation of wave. तो बेसिकली वेव डायरेक्शन ये है और पार्टिकल्स इस तरह ऑक्सीलेट कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में. Two polarizing filters A and B are positioned so that their planes are parallel to each other and perpendicular to a central axis line xy as shown in figure 4.1. The transmission axis of filter A is vertical and the transmission axis of filter B is horizontal. Unpolarized light of a single frequency is directed along the line xy from source positioned at X. Light emerging from filter A is vertically plane polarized and has an intensity I naught. Filter B is rotated from its starting position about line XY as shown in figure 4.1. After rotation, the intensity of the light emerging from filter B is I naught by 4. तो यहां से जो निकल के आ रही है उसकी इंटेंसिटी है I naught over 4. Calculate the angle of rotation of the filter B from its starting position. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले तो आपके पास आ रही है एक अनपोलराइज्ड लाइट, द लाइट इमर्जिंग. ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? ओ, जी ठीक है. सो ये आपके पास, ये मैंने इधर कर दिया एक्चुअली. ठीक है, सो नाउ बेटा पोलराइजेशन वाले में हमारे पास वी हैव एक फॉर्मूला होता है I is equal to I naught cos square theta या cos theta का होल स्क्वायर. I naught is the incident intensity. I is your final intensity after polarization. ठीक है, I is your final intensity. ठीक है, ये होती है I नॉट होती है बिफोर पोलराइजेशन, I होती है आफ्टर द पोलराइजेशन. अब वो कह रहा है बी को रोटेट करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन अबाउट द लाइन एक्स वाई as shown in figure 4.1. After rotation, intensity of the light emerging from filter B is I naught over 4. मतलब final intensity is I naught over 4. ठीक है, मैं सिर्फ फिल्टर बी को यूज करूंगा और फाइनल इनिशियल है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा. अब ये आई नॉट तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास रह गया 1/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अब दोनों तरफ पहले स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/4 ये आ जाएगा 1/2, 0.5. ठीक है, इज इक्वल टू कॉस थीटा.
और यहां से मैं अगर थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 0.5 करूं तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू जो निकलती है दैट इज 60 डिग्रीज। ठीक है, ओके। तो ये तो आ गया, या तो मतलब 60 हो जाए। अच्छा, ये आप लोगों ने वो एक चीज पढ़ी भी है क्वाड्रेंट्स वाली फिजिक्स में, ठीक है, कि कॉज, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं, वो भी हम करेंगे, ठहरो। ओके, अब जब आप अंडर रूट मतलब लेते हो बेसिकली, तो कॉस थीटा को आप एक दफा पॉजिटिव 0.5 भी ले सकते हो, ये आता है ±0.5। ठीक है, तो अगर मैं कॉस थीटा इक्वल्स टू -0.5 लेता हूं, ठीक है, तो इसका बेसिक एंगल तो बेशक 60 आएगा। अच्छा, आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर, ACTS करके ना, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। अब थीटा की वैल्यू 60 भी हो सकती है। कॉस पॉजिटिव होते हैं चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे के लिए आप करते हो 360 माइनस थीटा, दूसरे के लिए आप करते हो 180 माइनस थीटा, और इसके लिए आप करते हो 180 प्लस थीटा। तो 60 ये है और 240, और नेगेटिव इधर है तो 180 माइनस 60 120, या 180 प्लस 60 कैन बी, सॉरी 180, हाँ 180 प्लस 60 विल बी वो, और ये यहाँ पे सॉरी आना था 240, और 360 माइनस 60 करता तो ये मेरे पास 300 बनता। ठीक है, तो बेसिकली आप ये चार पॉसिबिलिटीज हैं कि जिनके लिए आपने मतलब उसको किया हो। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फिल्टर बी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन से आपने उसका मतलब बताना है कि कितना आपने उसको रोटेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 120 माइनस, अच्छा, अब शुरू में उसने पोलराइजर जो क्रिस्टल है उसको 90 डिग्री पहले भी रोटेट किया था ना, तो स्टार्टिंग उसकी 0 थी बिल्कुल। तो अब आपके पास जो ये 120 में से 90 माइनस की है, 120 माइनस 90, 240 माइनस 90, ठीक है, या 300 माइनस 90। तो आप इन तीनों में से कोई भी मतलब जो है वो ले सकते हो। ठीक है, या अगर आप इतना मैथमेटिकली ये क्वाड्रेंट्स वगैरह में ना भी जाओ तो आप बस ये पहले वाला ही कंसिडर कर लो। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो बेटा, इनिशियली पोलराइजर था ही नहीं ना, मतलब शुरू में उसने एक पोलराइजर लगाया वो 90 का था, फिर उसने इसको रोटेट किया तो बी वाला आ गया। ठीक है, तो बी वाले के लिए तो हमने निकाला कि भाई ए से बी में कितना रोटेशन हुई थी, लेट्स से 60 हुई थी। ठीक है, तो 60, 120, 240 या 300, वो आपने ये क्वाड्रेंट्स वगैरह देख के करना है कि क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही है, तो आपने जो बेसिक एंगल 60 है, 60 में एक दफा आप क्या कहते हैं ऐड कर दोगे, वो 180, 180 में से माइनस कर दोगे, और 360 में से माइनस करोगे, तो चारों बेसिक एंगल्स आ गए। अब क्योंकि इनिशियली 90 था एंगल, तो 60 माइनस 90 तो मैं कर नहीं सकता, तो इसलिए मैंने 60 वाला यूज ही नहीं करना था। तो 120 माइनस 90, 240 माइनस 90, या 300 माइनस 90,
तो ये 300 हो सकता है, 150 हो सकता है, या फिर 210 भी हो सकता है। तो आप तीनों में से कोई एक एंगल दे सकते हो उसे। जी बेटा। आई नॉट कॉस के 60 नहीं, उसने कहा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन फ्रॉम इट स्टार्टिंग पोजीशन। तो बेटा स्टार्टिंग पोजीशन में तो फिल्टर था ही नहीं ना, पहले उसने फिल्टर को 90 डिग्रीज पे सेट किया, फिर उसने इस 90 से ऑनवर्ड्स रोटेट किया बी के लिए। ठीक है, तो ये जो और 90 के रिस्पेक्ट से हुई है, वो ये और 60 फर्दर और ऐड हुआ था उसमें। ठीक है, सो कैलकुलेट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ फिल्टर बी फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। तो 30 डिग्रीज वाला भी नहीं हम मतलब कंसिडर करेंगे, 150 वाला जो है ना आप कंसिडर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने 90 तो घुमाया ही घुमाया है, फिर 90 में फर्दर उसने 60 डिग्रीज और रोटेट किया। ठीक है, तो अगर आप ये चल मतलब ये चीज ऐसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है ना, ये क्वाड्रेंट्स वाला, तो मैं ये क्वाड्रेंट्स वाला चक्कर खत्म कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी मेक इट मोर इजियर फॉर यू कि देखो, इनिशियली उसने 90 डिग्री रोटेट किया, फिर 90 में फर्दर 60 डिग्रीज और रोटेट हुआ, तो 90 प्लस 60 150। तो आप सिर्फ उसको 150 आंसर दे दो, दैट्स इट। ये बाकी भी पॉसिबल उसके आंसर्स हैं, तो ये बाकी भी मैंने मतलब बता दिए हैं। पर अगर आपको ये कोड्रेंट्स वाला नहीं आता ना, मैथमेटिकल वाला, तो यू कैन सिंपली इग्नोर दैट कोड्रेंट्स एंड स्टफ। तो मैं ये चीज चलो हम वो कर देते हैं, समझो हम इसको कोड्रेंट्स वाला मैं निग्लेक्ट कर देता हूँ, हम इसको इतना ही मतलब रखते हैं कि 60। ये तो अब आपके पास ये है, अगर आप सिर्फ कोड्रेंट्स के रिस्पेक्ट से देखना चाहते हो, तो ए से बी में उसने 60 रोटेट किया, पहले उसने 90 किया था, तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन बनेगा 60 प्लस 90, एंड दैट इज 150 डिग्रीज। तो ये ज्यादा इजी है कि आप इस तरह याद रख लो। एमएस में उसने ऑप्शन दिए हुए और करके। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर किसी ने वो वैल्यू दी हुई है तो उसका वो आंसर भी ठीक कंसिडर किया जाएगा, अगर उसने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हुआ है तो। ठीक है, बाकी जिनको उस तरह नॉर्मली नहीं आ रहा वो क्वाड्रेंट्स वाली चीज, तो इट्स फाइन, आप फॉर्मूला यूज करो, एंगल निकालो, वो एंगल आएगा 90 से ऑनवर्ड्स वाला, फिर 90 उसमें ऐड कर दोगे तो टोटल एंगल आपको पता लगेगा। A microwave of intensity I naught and amplitude A naught meets another microwave of the same frequency and of intensity I naught over 4 traveling in the opposite direction. Both microwaves are vertically plane polarized and superposed where they meet. Explain without calculation why these two waves cannot form a stationary wave with zero amplitude at its nodes। तो पहली बात तो ये कि waves have different intensities का मतलब है कि waves have different amplitudes, waves have different amplitudes due to different intensities। दूसरा, ठीक है, कि they cannot have a resultant displacement that is always zero। ठीक है, the resultant displacement is not
ऑलवेज जीरो एज, ठीक है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उसका हमेशा जीरो नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि एज इट इज डिफरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स। आगे कहते हैं डिटर्मिन इन टर्म्स ऑफ ए नॉट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म्ड। तो पहले आई नॉट है और उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट। अच्छा, इंटेंसिटी मैंने बताया था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, आई वन ओवर ए वन स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू ओवर ए टू स्क्वायर। ए वन एंड ए टू स्टैंड फॉर द एम्पलीट्यूड्स, I1 and I2 stands for the intensities। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड है आई नॉट ओवर ए नॉट स्क्वायर, और बाद में 0.25 आई नॉट ओवर, उसने कहा है कि डिटर्मिनेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म। तो बाद वाली वेव का एम्पलीट्यूड मांगा हुआ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आई नॉट उधर जाके डिवाइड कर दिया, आई नॉट कट गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो 0.25 का आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब आपसे कह रहे हो कि डिटर्मिन इन टर्म्स ऑफ ए नॉट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स फॉर्म्ड। ठीक है, अब सुपरपोजिशन में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है दैट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स। तो रिजल्टेंट पॉसिबल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है कि दोनों के एम्पलीट्यूड्स पॉजिटिव हो और ऐड हो जाए, ए नॉट प्लस 0.5 ए नॉट, ये आ जाएगा 1.5 ए नॉट। ठीक है, तो अगर खाली किसी ने ये निकाल के छोड़ा तो यू विल गेट 2 मार्क्स ओनली। उसके अंदर मैक्सिमम उसने पूछा हुआ है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फॉर्म्ड। ये जो एम्पलीट्यूड मैंने निकाला ये दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड निकाला है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। जी, एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी को कोई चीज ना समझ आई हो? ओके, अब हम देखते हैं parallel light rays from the sun are incident normally on a magnifying glass. The magnifying glass directs the light to an area A of radius r as shown in figure 5.5. Magnifying glass is circular in cross section with a radius of 5.5 centimeter. The intensity of the light from the sun incident on the magnifying glass is 1.3 kilowatt per meter square. Assume that all of the light incident on the magnifying glass is transmitted through it. Calculate the power of the light from the sun incident on the magnifying glass। ठीक है, पावर का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, इंटेंसिटी इज पावर इंटरसेप्टेड पर यूनिट एरिया, या पावर पर यूनिट एरिया इज इंटेंसिटी। तो पावर किसके इक्वल होगा? इंटेंसिटी इनटू एरिया। उसने आपको इंटेंसिटी दी हुई है 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगी 1.3 किलो है, मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर 3 या 1000 से मल्टीप्लाई, 1.3 इंटू 1000। और एरिया हमारे पास क्या होगा?
अब उसने इस ग्लास का रेडियस दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, तो ये आ जाएगा 0.055 मीटर। अब क्योंकि ये सर्कुलर है, जो ग्लास है रिंग हमारे पास, ठीक है, तो एरिया ऑफ द ग्लास विल बी, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई रेडियस की जगह 0.055 का स्क्वायर, तो यहां से पावर निकल आएगी 12 वॉट। The value of R is 1.5 millimeter. Calculate the intensity of the light on area A. अब intensity is power intercepted per unit area. पावर उतनी ही होगी जितनी पीछे से आ रही थी, 12। एरिया चेंज हो जाएगा क्योंकि रेडियस उसका मिलीमीटर में है। मल्टीप्लाइड विथ 10 की पावर -3, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। ये कैलकुलेटर में पुट की 1.7 इंटू 10 की पावर 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी निकल आई, ये 1 मार्क का था। लेजर एमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज दिस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, all electromagnetic wave travel at the speed of light, which is this, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेवलेंथ निकालनी है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा, लेमडा इज इक्वल्स टू v ओवर एफ। v की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8, फ्रिक्वेंसी की जगह 3.7 इंटू 10 की पावर 15, वैल्यूज पुट कर दो तो यहाँ से वेवलेंथ भी आ जाएगी 8.1 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। स्टेट द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच दीज वेव्स बिलोंग। ये मैंने एस्टिमेटेड क्वांटिटीज के अंदर वेव्स की रेंजेस बताई नहीं है, बल्कि वेव्स वाले उसमें, सो दिस वेव बिलोंग्स टू द अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम या रीजन, ठीक है। ज्यादातर अल्ट्रा वायलेट का ही पूछता है या फिर विजिबल का पूछता है। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक अगर आती तो फिर ये विजिबल लाइट है, ठीक है। और वैसे देखें तो 4 इंटू 10 की पावर -7 से लेके 7 इंटू 10 की पावर -7 तक में विजिबल लाइट है। और अगर 10 की पावर -8 में कोई आ जाती है तो वो अल्ट्रा वायलेट, याद रखो। The beam from the laser now passes through a diffraction grating with 2400 lines per millimeter, ठीक है, 2400 लाइन्स पर मिलीमीटर, ठीक है। तो ये उसने आपको क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अच्छा, 1 मिलीमीटर के लिए में कितनी लाइन्स है, 2400 लाइन्स है, ठीक है। और मिली का मतलब है कि 10 की पावर -3, और 1 मीटर के लिए ये कितनी बन जाएंगी, 1 मीटर में कितनी होंगी, 2400 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 1 मीटर में 2.4 इंटू 10 की पावर 6 लाइन्स है, ठीक है। सो ये आपके पास नंबर ऑफ लाइन्स आ गई पर मीटर, ठीक है। ओके,
खैर, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये लेजर दी हुई है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमास detected as the detector moves through 180 degrees along the line shown in figure 5.2. Show your working. ठीक है, so we have to calculate the number of maximas for this. ओके, अब हमारे पास बेटा जहां पे भी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात होगी तो फौरन आपको क्लिक करना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। ए साइन थीटा इक्वल्स टू एन लेमडा, ये फॉर्मूला। और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल मैक्सिमास का 2n+1। टोटल मैक्सिमास होते हैं 2n+1। ठीक है, ये ओके। सो अब आपके पास वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमास डिटेक्टेड as the detector moves through 180 degrees along the line shown in figure 5.2. show your working. So ये फिगर 5.2 है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। वो कह रहा है कि द बीम फ्रॉम लेजर नाउ passes through a diffraction grating with 2400 lines per millimeter। ठीक है, तो ये आ गई 2400 लाइन्स पर क्या कहते हैं मिलीमीटर। तो ये हमारे पास ये जो आएगी ये वैल्यू, ठीक है, ये तो आ गई नंबर ऑफ लाइन्स रूल्ड पर मीटर। ठीक है, अब जो स्लिट सेपरेशन ए थी वो किसके इक्वल होती थी, ए इज इक्वल टू 1/n। तो पहले तो हम ए निकाल लें जो स्लिट सेपरेशन है, 1/2.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये मेरे पास आ जाता है 4.2 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर। ठीक है, ये आ गई स्लिट सेपरेशन, आ गई मीटर्स में, सॉरी एन जो था वो पर मीटर्स में था। ए आ गया, थीटा की वैल्यू क्योंकि जब मैक्सिमस की बात होगी तो थीटा की वैल्यू हम 90 यूज करेंगे। और वेवलेंथ हमारे पास उसने हमने निकाल ली थी 8.1 इंटू 10⁻⁻8। अब हमने निकालना एन है, ए साइन थीटा ओवर लेमडा। ए है 4.2 इंटू 10⁻⁻7। थीटा की जगह आ गया 90 और वेवलेंथ की जगह 8.1 इंटू 10⁻⁻8। 8.1 इंटू 10⁻⁻8। ये आप पूरा कैलकुलेटर में करोगे तो n की वैल्यू आ रही है 5। अब टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमाज होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5+1, तो ये आ गया 11। ये फॉर्मूला वही है, बस देखो ये याद होना चाहिए कि n जो होता था, n इज द नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड पर मीटर, विच इज दिस। a होता था 1/n, a was your slit separation, ये ओके। अब लास्ट पार्ट में इसके कह रहा है कि लेजर इज नाउ रिप्लेस्ड विद वन दैट emits electromagnetic waves at the wavelength of 300 नैनोमीटर्स। पहले जो थी 8.1 इंटू 10⁻⁻8 थी, अब कितनी हो गई है 3 इंटू 10 की पावर, या तो इसको मैं नैनो में ही रहने देता हूँ। 8.1 इंटू 10⁻⁻8 है ना, तो उसको मैं नैनो में कन्वर्ट कर लूँ, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 9 - 8 10 81 नैनोमीटर।
तो 81 नैनोमीटर हैज बीन रिप्लेस्ड विद 300, वेवलेंथ बढ़ गई है. Without calculation, what happens to number of maximas now detected? ठीक है, assume that detector is also sensitive. तो wavelength has increased. तो अगर आप n और इसका देखो रिलेशन इनवर्स है. सो सिंस wavelength has increased, hence wavelength बढ़ने का मतलब है number of maximas will decrease. जी बेटा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, एनी क्यूरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क एवरीवन. जी, समझ आ रहा है यहाँ तक? हेलो. ठीक है, तो ये हमारा वेव्स और सुपरपोजिशन वाले सेक्शन कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर जस्ट, हाँ सर, सिर्फ देखो, जब आपने मैक्सिमास निकालने होते हैं ना, उसने कहा कैलकुलेट नंबर ऑफ मैक्सिमास डिटेक्टेड as the detector moves through 180 degrees along the line shown in figure 5.2. तो मैक्सिमास निकालने के लिए हम जो एंगल है वो मैक्सिमम 90 ले सकते हैं. ठीक है, आप 180 नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल की रेंज ही 0 से 90 के दरमियान है, उससे वो एक्सीड ही नहीं हो सकता. That is why. Okay. Next up, we have on figure 6.1, sketch the IV characteristics of a filament lamp. ठीक है, सर मिनिमा निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है? नहीं, खाली मिनिमा नहीं होता बेटा. मिनिमा, मिनिमास के दरमियान की स्पेसिंग हम निकालते हैं, विच इज योर एक्स. तो उसके लिए हम फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए थे, वही लैम्डा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर डी. अच्छा, फिलामेंट लैम्प है. ठीक है, फिलामेंट लैम्प में इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है, सो बेसिकली फिलामेंट लैम्प में अगर इसका वोल्टेज करंट का ग्राफ होता, ठीक है, तो जैसे जैसे मतलब वोल्टेज और करंट के ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो रेजिस्टेंस देता था, तो वो ये बड़ी होती थी. ठीक है, ये क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ती थी. क्यों बढ़ती थी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा होता. तो ये मैंने उल्टा ड्रॉ किया, इसको हम चेंज कर लें. ठीक है, क्योंकि मैंने जो बना दिया तो वो मैंने, ये होगा करंट और वोल्टेज के लिए, क्योंकि इसका ग्रेडियंट जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है. तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ने से इसका ग्रेडियंट डिक्रीजिंग होना चाहिए था. दैट इज वाई ये शेप होगी फिलामेंट लैम्प की. एक्सप्लेन द शेप ऑफ द लाइन इन पार्ट A1. सो एज the current or the voltage increases, the temperature increases, और इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है. और as current or the temperature voltage increases, the graph curves becomes ratio. ओके, खैर, पहली चीज आपने यही बता देनी है कि as temperature increases, resistance
of filament lamp increases. Resistance of filament lamp increases. ठीक है, लेट मी रीड, क्या कह रहे हो आप? सर ये पता चला, सर समझ नहीं। Can you please take one class for the electricity only? ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने फिर वही कहा बेटा, मैंने ना जो एंड वाला लेसन लिया था ना ऑनलाइन, उनमें 3 वीडियोस हैं इलेक्ट्रिसिटी और डीसी की। आप लोग प्लीज उन वीडियोस को एक दफा तीनों को गो थ्रू करना। उसमें मैंने पूरा सिलेबस, सिलेबस नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स का पार्ट पूरा रिवाइज करवाया है। वो 3 वीडियोस को एक दफा थोड़ा 2x की स्पीड पे करके देख के एंड पे जो पास पेपर के क्वेश्चंस करवाए होंगे ना मैंने अपनी वर्कशीट्स में से, वो सॉल्व करना, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा उससे। As the temperature increases, resistance of filament lamp increases. Hence, gradient of IV graph decreases. ठीक है, ये याद रखनी है। अगले में कह रहे कंडक्टिव वायर हैज अ लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया रेजिस्टिविटी दी हुई है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। R is equals to rho L over A. Rho is the resistivity, 5.6 into 10 की पावर -8, लेंथ दी हुई है 5.8, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.4 इंटू 10 की पावर -8। तो सारी वैल्यूज दी हुई है, फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क है, वो लिख देना, तो यू विल गेट द मार्क फॉर दैट। ये आ जाएगी रेजिस्टेंस 9.6 ओम। अगले पार्ट में कह रहा है रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर is placed in a circuit with cell of negligible internal resistance, two switches S1 and S2, a second resistance of resistance 2R and 3 ammeters XYZ. The circuit is shown in figure 6.2. Reading on the X is 1 ampere when S1 is open and S2 is closed. So when S1 is open and when you close the S2, so reading on the uh, okay, reading on the X is 1 ampere. ठीक है, so what is the reading on the Y? So reading जब ये क्लोज है और ये ओपन है, ये भी ओपन है और ये क्लोज है, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसमें से 0 होगा करंट। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं रीडिंग ऑन Z। अब यहां से जो करंट आएगा सारे का सारा इसमें से गुजर जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसमें भी करंट 1.0 एम्पेयर। अगले पार्ट में कह रहा है when S1 is closed and S2 is open, तो फिर अच्छा S2 की अब हम ड्रॉ करते हैं। अब हमने चेंज करने लगे हैं। S2 ओपन है और वो कह रहा है S1 क्लोज्ड है और ये वाला ओपन है। रेजिस्टेंस हो गई है हाफ। रेजिस्टेंस और करंट का इन्वर्स रिलेशन है, करंट विल डबल, तो रीडिंग ऑन X will be 2 and reading on Y will also be 2, और Z क्योंकि ओपन हो गया तो ये 0 हो गया। एंड व्हेन यू क्लोज बोथ ऑफ दीज, जब आप दोनों को बंद कर दोगे तो पैरेलल में जब आ जाएंगे ना, तो पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी। अब दोनों क्लोज हो गए हैं। अब पैरेलल में R और 2R। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑन दी X एंड व्हाट इज द रीडिंग ऑन दी Y एंड Z। अब देखो, वोल्टेज इसकी पहले भी V थी, अब भी V है। ठीक है,
और voltage was actually equal to V is equals to IR. करंट उसने कहा था 1 एम्पेयर है, जब रेजिस्टेंस 2R है तो वोल्टेज वाज इक्वल टू 2R के इक्वल है वोल्टेजेस। अब देखो जब दोनों स्विचेस क्लोज करेंगे तो वही टोटल, अच्छा हमने निकालना तो करंट ही है वैसे, तो अगर मुझे इस टोटल करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे, R इंटू 2R ओवर R प्लस 2R, ये जब रेजिस्टेंस में कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था ना, 2R स्क्वायर ओवर 3R, दैट इज 2R ओवर 3। तो टोटल करंट हो जाएगा I is equals to V ओवर R। टोटल वोल्टेज इज 2R, ये थी 2R ओवर 3, ये आ गया 3 एम्पेयर। तो X के लिए जिसमें से टोटल करंट ही पास करना है, उसमें से कितना करंट गुजरा है, 3। अब जब दोनों स्विचेस क्लोज्ड है, ये 3 आना है और ये 2 में डिवाइड होना है। करंट फॉलोज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज्यादा करंट जाएगा, दोनों में डिवाइड होने वाला है। तो इसमें डबल जाएगा, इसमें हाफ करंट। तो ये 2 एम्पेयर रीडिंग ऑन वाई और ये 1 एम्पेयर। ठीक है, ये है आपके पास सारा सर्किट। और यू कैन क्लियरली सी कि एक्स जो है वो y प्लस z के इक्वल है थ्रू आउट। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट। नेक्स्ट में वी हैव another question based on current, electricity and DC. Figure 5.1 shows a circuit containing a battery, two fixed resistors X and Y, and an LDR Z. So LDR जो है बेटा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR is inversely proportional to the light intensity। ये बात आपने याद रखनी है। The battery has an EMF of 5 volt and an internal resistance of 4.7 ohm. Current in X is I1 and the current in Y is I2. The resistance of X is 100 ohm. Resistance of Z varies with the intensity of light incident on it as shown in figure 5.2। ये उसने दे दिया रिलेशन आपको ना, और ये क्लियरली नजर आ रहा है कि दे हैव एन इनवर्स रिलेशन। स्टेट द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज सम ऑफ करंट्स entering a junction is equal to the sum of currents leaving a junction। sum of currents entering into junction is equal to sum of currents leaving junction। The intensity of light incident on Z is this. Current in the battery is 38 milliamperes. Show that the terminal potential difference of the battery is 4.8 volt। So उसने intensity बता दी है। Intensity of light incident on Z is this. Current in the battery is 38. Show that the terminal potential difference of the battery is 4.8 volts। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V is equals to E minus I into small r।
ई होती है ईएमएफ, आई करंट, स्मॉल आर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड वी इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये इक्वेशन है। अब ईएमएफ 5, करंट 38 मिली है, 38 इंटू 10 की पावर -3, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 4.7। तो ये पुट की तो करंट आ जाएगा, सॉरी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 4.8 वोल्ट्स। 4.8 वोल्ट्स मतलब ये है कि ये जो सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, इसको कितने वोल्टेज इनको मिल रही है? 4.8 वोल्ट्स। कैलकुलेट द करंट I2 इन Y। तो I2 के निकालना है। सबसे पहले उसने इंटेंसिटी दी हुई है 130 वॉट पर मीटर स्क्वायर। 130 किधर आते हैं? 140। 130 के अगेंस्ट 100, 110, 120। ठीक है, 120 ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो इस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? पहले हम I1 निकाल लेते हैं। I1 इज इक्वल्स टू V ओवर 100 प्लस 120। V कितना है? 4.8 ओवर 220। 4.8 ओवर 220। ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, तो दोनों को सेम वोल्टेज मिल रहा है ना। तो ये आ जाएगा 0.0218, 0.0218, 218 एम्पेयर्स। 1, 2, 3, ये बनता है 21.8 मिली एम्पेयर। I2 आएगा, पीछे से जो टोटल करंट है वो 38 मिली एम्पेयर है, तो 38 में से I1 माइनस कर दो, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है ना। सो 38 माइनस 21.8, 16.2 मिली एम्पेयर है। मगर ये या तो 0.123, 0.0162, 0.0162 एम्पेयर, या फिर 16.2 मिली एम्पेयर। वो कह रहे कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन वाई। तो पावर डिसिपेटेड इन वाई निकालने के लिए, वाई में करंट है I2 और इसकी वोल्टेज इसको कितनी मिल रही है? 4.8। पावर का फॉर्मूला VI यूज कर लो। वोल्टेज है 4.8, करंट इसे मिल रहा है 0.0162। ये किया 0.077 वॉट, 77 वॉट। The intensity of light incident on Z decreases। इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ LDR will increase। Resistance of LDR increases। State and explain effect of on terminal potential difference of the battery। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी पे क्या इफेक्ट है? अगर इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो इनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगी। ठीक है, और करंट कम होगा, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, हेंस करंट डिक्रीजेस। क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशन है। जब करंट डिक्रीज होगा तो
जब इंटरनल रेजिस्टेंस में से कम करंट जाएगा तो उसकी वजह से लॉस वोल्ट्स कम होंगे। लॉस वोल्ट्स इन इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज, हेंस उसने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ था, हेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। क्योंकि अगर इसको कम वोल्ट्स मिलेंगे तो वो बाकी इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। हेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। ठीक है, अब हम लास्ट वाला जो है टॉपिक, लास्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन, क्या कहते हैं, फ्रॉम द पार्टिकल फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, एंड देन इसके बाद वी विल एंड द होल सेशन। ओके, एक ही सवाल है कि दो हैं? एक ही है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर particles. A nucleus X has 14 nucleons and P protons. 14 nucleons, P protons. Ratio of charge to mass for nucleus X is this. ठीक है, तो कह रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो है इसका 4.1 इंटू 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। कह रहे डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा, पी प्रोटॉन्स है, तो एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये आ जाएगा P इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और इसका मास कितना है? ठीक है, एक न्यूक्लियॉन का जो मास है वो होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो 14 न्यूक्लियॉन्स हैं, तो 14 इंटू 1.66, 10 की पावर -27, 4.1 इंटू 10 की पावर 7, पी को सब्जेक्ट बना लिया, 4.1 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 14 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 होल डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहां से सॉल्व करोगे तो पी की वैल्यू 6 निकल आएगी। न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज बीटा नेगेटिव डिके, ये पी की वैल्यू आई है 6। ठीक है, कंप्लीट द इक्वेशन। बीटा -1 0 6, यहाँ पे +1 होके ये 7 और ये 14। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या होता है जब बीटा नेगेटिव डिके है, तो साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होगा। ठीक है, सो ये दिस इज योर एंटी न्यूट्रिनो with 0 0 वो। A sample of a radioactive substance emits particles that are positively charged and have a continuous range of kinetic energies. State and explain whether nuclei in the sample are undergoing alpha decay, beta positive decay, or beta negative. वो कह रहे हैं कि sample of radioactive substance emits particles that are positively charged and have a continuous range of kinetic energies. ठीक है, so
ही इज टॉकिंग अबाउट बीटा पॉजिटिव डिके, ठीक है। बीटा पॉजिटिव डिके अकर्स, और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, उसने कहा है कि इट हैज अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अल्फा डिके में हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं, एक पे ही आती है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। सो बीटा बीटा पॉजिटिव डिके हैज अ रेंज ऑफ, बीटा पॉजिटिव डिके हैज अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। बाकी अल्फा डिके हैज नो रेंज, अल्फा डिके हैज डिस्क्रीट एनर्जी, मतलब एक ही वैल्यू है बस, ये है। और बाकी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज ना, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बीटा नेगेटिव तो नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, दैट इज व्हाई वी कांट कंसिडर दैट वन। और लास्ट में 20 पेजेस, nitrogen is an unstable isotope of nitrogen that decays by the emission of radiation to carbon 12. Complete the full decays by the emission of, okay, carbon 6 12 plus बीटा कौन सा हो रहा है डिके, बीटा पॉजिटिव डिके है ना, और बीटा पॉजिटिव डिके है तो साथ में न्यूट्रिनो रिलीज होता है। न्यूट्रिनो में दिस इज योर न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो में आप न्यूट्रॉन ले सकते हो, और एंटी न्यूट्रिनो में, एंटी मतलब वो आ जाएगा, खैर। हाइड्रोजन इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 comprises a proton with an orbiting electron. An antiparticle equivalent of hydrogen 1 comprises an antiproton with an orbiting positron. The antiquarks in the antiproton are the antiparticles of the quarks. In a proton state, the charge on the positron in terms of the elementary charge E. So ये +1 E is the charge. State the group of fundamental particle to which the positron belongs. ठीक है, so उसने बताया हुआ कि comprises a an antiparticle equivalent of hydrogen 1 comprises an antiproton with an orbiting positron. State the group of fundamental to which the positron belongs. तो 1E ये आपके पास आ जाता है, इट्स पार्ट ऑफ द लेप्टॉन्स। तो एक दफा सारे नोट्स वगैरह जो न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं उन्हें भी आपने गो थ्रू करना है। इन टेबल 7.1 स्टेट द फ्लेवर एंड चार्ज ऑफ द थ्री एंटीक्वार्क्स दैट कंप्राइज द एंटीप्रोटॉन। सर प्रीवियस पार्ट में नेगेटिव बीटा क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव बीटा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा जो सम ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑन द राइट शुड बी इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर ऑन द लेफ्ट, एंड सम ऑफ मास नंबर ऑन द राइट शुड बी इक्वल टू द मास नंबर ऑन द लेफ्ट। तो 6 + 1 is 7, अगर -1 होता तो इधर 8 होना चाहिए था फिर, इस वजह से, ठीक है। तो अब आपसे वो ये पूछ रहे कि बताओ स्टेट चार्ज ऑफ थ्री एंटीक्वार्क्स। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हो पॉजिट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन पे चार्ज +1 होता बेटा, इस वजह से। तो थ्री एंटी
प्रोटॉन बनाने के लिए 2 अप और 1 डाउन लगता है, ठीक है। और अप पे चार्ज होता था +2/3e और इस पे होता था -1/3e। एंटी प्रोटॉन के लिए क्या लगता था, 2 एंटी अप्स और 1 एंटी डाउन। सो ये आ जाता है -2/3e, ये आ जाता है +1/3e। तो यहाँ पे -2/3e, -2/3 का और +1/3, तो एंटी अप, एंटी अप और एंटी डाउन। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू इट। और इनका जो सम होता था दैट शुड बी इक्वल टू, एंटी प्रोटॉन है तो -1e के इक्वल होगा, प्रोटॉन का जो सम होता है वो +1e के इक्वल होता है।